गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, तो पढ़ रहे हैं आप लोग कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं? सेल नहीं इसमें? तो ठीक है, फिर पढ़ रहे हैं तो फिर पूछ लेता हूं कुछ आपसे। आंसर देंगे? चलिए, हाँ, कॉन्फिडेंस तो आप लोगों का बढ़िया है, पूछ लीजिए आप लोग, है ना? ठीक है, तो बताओ फिर मुझे, आप लोग जो है फटाफट से कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं आप लोगों से, आंसर करिएगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, बताइए जो विंध्याचल पर्वत है कौन सा, इसकी लंबाई कितनी है? कितनी है? बहुत बढ़िया, 1200 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, बिल्कुल सही बात है। विंध्याचल पर्वत जो है ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? गुजरात से लेकर बिहार के साथ। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए, ये जो विंध्याचल पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सद्भावना चोटी। ऊंचाई बताओ जल्दी इसकी, कहां पर है? दमोह में। बढ़िया। अगला मुझे बताओ, जो विंध्याचल पर्वत है इसकी एक पहाड़ी है जिसका नाम है कैमूर पहाड़ी, कौन सी? ये कहां पर है? हाँ, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर ये क्या है आपकी लगी हुई है, बिल्कुल सही बात है, कैमूर पहाड़ी। चलिए अगला मुझे बताइए, विंध्याचल पर्वत जो है ये कैसा पर्वत है? कैसा पर्वत है ये? एक ब्लॉक पर्वत है, लेकिन वर्तमान में कैसा अवशिष्ट पर्वत है? तो एक ब्लॉक पर्वत के रूप में निर्मित हुआ है और वर्तमान में कैसा, ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अच्छा, इसका निर्माण कौन सी प्रक्रिया से हुआ है? प्रक्रिया, टाइम नहीं, भ्रंशन क्रिया द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा? अच्छा, भ्रंशनी क्रिया में कौन सा बल काम करता है? तनाव मूलक बल काम करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका निर्माण किसके सहारे हुआ है? भ्रंशों के सहारे हुआ है। भ्रंश क्या है? एक धसा हुआ या अवतलित भाग, एक धसा हुआ या अवतलित भाग जो है वो क्या कहलाता है? भ्रंश कहलाता है। क्लियर है कि क्लियर? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो भ्रंशों के सहारे भ्रंशन क्रिया के द्वारा जो है एक ब्लॉक पर्वत के रूप में इसका क्या हुआ है? इसे भ्रंशोत्त पर्वत भी कहते हैं, मैंने कल आपको बताया था ना, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब मुझे बताइए, विंध्याचल पर्वत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ओवरऑल बात करें तो किस प्रकार के कहेंगे आप लोग? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओवरऑल बात करें तो क्या कहेंगे आप लोग? फिर आप बताना, इसके पूरब में कौन से मिलेंगे? आर्द्र पर्णपाती। कैसे मिलेंगे? और पश्चिम में कैसे मिलेंगे? तो फिर आप ये बताइए कि दो भागों में इनको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक पूरब में एक पश्चिम में। तो पूरब में जो है वो हमें आर्द्र पर्णपाती मिलते हैं और पश्चिम में शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करें, विंध्याचल पर्वत में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? लाल बलुआ पत्थर मिलता है, और बहुत बढ़िया, और क्या मिलता है? बिजावर श्रेणी में हीरा भी मिलता है, बिल्कुल सही है। तो विंध्याचल पर्वत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी प्रकार की बिंदी क्रम की चट्टान, है ना? तो बिल्कुल याद रखना, ये बिंदी क्रम की चट्टानों से आपका दिखाई हमें। अब मुझे आप बताइए, जो विंध्याचल पर्वत है इसका ढाल जो है वो किधर है? स्लोप। आप इसका ढाल नहीं बता पा रहे? नदियों की दिशा देखो, तो नदियां सारी कहां जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। कहां जा रही है? तो सिंपल सी बात है, इसका जो ढाल है वो किधर है? उत्तर पूर्व की ओर है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप देखें चंबल को देख लो, छिप्रा को देख लो, है ना, ये सारी नदियां कहीं ना कहीं क्या है आपकी स्लोप के अकॉर्डिंग तो फ्लो कर रही हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए कोई टफ होगा क्या? नहीं होगा, आप बता सकते हैं आसानी से, है ना? तो बिल्कुल आप बताइएगा। चलिए एक और बात कर लेता हूं, जो विंध्याचल पर्वत है कौन सा, विंध्याचल पर्वत का महत्व क्या है हमारे लिए? विंध्याचल पर्वत क्या रिलेवेंस रखता है हमारे लिए? बिल्कुल सही है, एक तो खनिज संपन्न की दृष्टि से यहाँ पे मुगल कालीन इमारतें बनी थी इसी से, और यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगे गए हैं, है ना? और क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है? अलग करता है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। ये भी बड़ा महत्व है इसका। और क्या महत्व है? बिल्कुल, प्राकृतिक जल विभाजक के रूप में प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय नदियों को भी अलग कर रहा है।
ये भी पॉइंट आप मेंशन कर दीजिएगा, है कि नहीं? तो लिख पाओगे? बढ़िया। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? विंध्याचल पर्वत की मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? जाना पाव है, भांडेर है और कुछ भाग कैमूर का भी है। तो ये सारी पहाड़ियां किस में आ जाती हैं? हमारे इसी में आ जाती है, किसके? विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत। क्लियर हो गया? चलिए, तो विंध्याचल पर्वत के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। तो हम जो है छोटा नागपुर के पठार को कल थोड़ा सा स्टार्ट कर लिए थे, आज इसको पूरा डिटेल में इसकी फिजियोग्राफी देखेंगे पहले। हाँ, ये बिहार वाले एरिया में लगती है, सोनपुर पहाड़ी है ना। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसको समझिएगा ध्यान से। अब विंध्याचल पर्वत के बाद में हम पढ़ रहे हैं कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। ये हमारा किसका भाग है बोलो? ये पूरी पठार का भाग है। मैंने प्रादेशिक आधार पर डिवाइड करके बताया आपको, प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि का सेक्शन पढ़ लिया है। केंद्रीय उच्च भूमि हमने 2 पर्वतों को पढ़ लिया है, एक पढ़ा हमने कौन सा? अरावली, और एक हमने पढ़ा कौन सा? बाकी पूरा पोर्शन केंद्रीय उच्च भूमि का मध्य प्रदेश में जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं पूरी पठार का, और पूरी पठार के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं उसमें पहला पठार हम पढ़ रहे हैं कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना बच्चों। चलिए, एक रिवर आ रही थी, कौन सी? ये हमारी थी कौन सी बच्चों? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा। इधर से कौन सी आ रही है? ब्रह्मपुत्र। है ना। ये कौन सी है? हुगली है। और ये कौन सी है? मेघना है। हाँ, यही गंगा जो है बांग्लादेश से पहुंचती है, पद्मा बन जाती है, ठीक है। अपन उसको पढ़ेंगे जब गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल आपको जो है नदियों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक सीमा बता रहा हूँ किस प्रकार की सीमा बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, हमारे छोटा नागपुर पठार से एक रिवर आती है, इसके सेंटर से और इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है कौन सा बोलो? दामोदर। ठीक है ना। और जो है ये इस छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग क्या? हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? रांची जो है कैपिटल भी है झारखंड की। रांची क्या है? झारखंड की कैपिटल भी है। यहीं पर है रांची, यहीं पर है आपका रांची शहर। और इस रांची शहर के पास से ही, इस रांची शहर के पास से ही जो हमारी कर्क रेखा है वो गुजरती है। इस रांची शहर के पास से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। याद रखें आप लोग। नेक्स्ट, इस पठार के चारों ओर की लोकेशन को देखें अपन लोग। इसके उत्तर में तो गंगा नदी घाटी है, इस साइड में देखें तो यहां पर जो है राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल, कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। इस साइड में गड़जात की पहाड़ी है,
और इस साइड में हम देखें रामगढ़ की पहाड़ी है, और इस साइड में देखें तो कैमूर की पहाड़ी है। और ये कैमूर की पहाड़ी कौन से पर्वत का भाग है? विंध्याचल पर्वत। मैंने आपको बताया भी था कि विंध्याचल पर्वत का कुछ भाग झारखंड से क्या करता है, टच करता है। कैमूर की पहाड़ी वाला भाग है ना। तो चारों ओर तो ये हमें कुछ इस प्रकार से घिरा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना बच्चों। ये रांची के पठार के पास में एक क्षेत्र सिंह भूमि, तो बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए? लोहे के लिए, आयरन बहुत मिलता है यहाँ पे। सिंह भूमि का क्षेत्र जो है वो हमें इस क्षेत्र में दिखाई देता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसका जो इस साइड का भाग है ये विशेष प्रकार संरचना के रूप में जाना जाता है। इसको मैं आपको अभी बताऊंगा, इसको बोलते हैं पाट भूमि। क्या बोलते हैं? इसको पाट भूमि के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? पाट भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं पर जो है कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को हजारीबाग की पहाड़ियां कहते हैं। हजारीबाग का पठार अलग है, ये पहाड़ियां अलग है, ठीक है। इनको हजारीबाग की पहाड़ियां कहते हैं। इन हजारीबाग की पहाड़ियों से एक नदी उत्तर की ओर जाती है, एक नदी दक्षिण की ओर आती है। उत्तर की ओर जो नदी आती है उसको बोलते हैं उत्तरी कोयल, और नीचे की तरफ आती है उसको बोलते हैं दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, है ना। इसी के दक्षिण से एक नदी और निकल कर जाती है, ये भी बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसका नाम है स्वर्ण रेखा। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा, है ना। और एक नदी जो है दामोदर की सहायक नदी के रूप में इसमें मिलती है, इसका नाम बराकर। बराकर नदी, ठीक है। क्या नाम है इसका? ऊपर एक छोटा सा पठार पाया जाता है, कोडरमा का पठार। इसी हजारीबाग के पठार का ही अंदर आंतरिक भाग में एक छोटा पठार, इसका नाम है कोडरमा का पठार। कोडरमा। कुछ पहाड़ियां और मिलती हैं, जैसे कुछ पहाड़ियां मिलती हैं यहाँ पे डालमा पहाड़ी, डालमा। डालमा पहाड़ी, ऐसी कुछ पहाड़ी और मिलती हैं। धजारी, तो डालमा, धजारी, हजारीबाग की पहाड़ियां मिलती हैं। अभी मैं इसको जूम कर दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी अपन एक एक करके बनाते चल रहे हैं। तो इधर ये धजारी की पहाड़ी है, इधर ये डालमा की पहाड़ी है, हजारीबाग की पहाड़ी है, ये ऊपर का हजारीबाग का पठार पूरा, और ये रांची का पठार पूरा। इधर ये कोडरमा का क्षेत्र है, ये सिंह भूमि का क्षेत्र है। क्लियर हो गया? क्या रखना आप लोग।
इस स्वर्णरेखा नदी पर ही यहां पर एक वाटरफॉल मिलता है, इसका नाम है हुंडरू। बहुत ही अच्छा ये वाटरफॉल है। गए आप कभी वाटरफॉल? जाएंगे? हाँ, तो यहाँ पर एक जलप्रपात है, ये बड़ा फेमस जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू। तो ये आप बना लीजिए इसको बढ़िया से। इसका टोटल एरिया जो है 4.5 लाख है ना। और ये जो है ना, ये जो मेघालय का पठार है ना, मेघालय का पठार, इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं, ये वास्तव छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार माना जाता है, पूरी विस्तार है ना। और इसके बीच में एक हमें दर्रा भी मिलता है जो इन दोनों को अलग करता है। इस दर्रे का नाम क्या है? मालदा, जो छोटा नागपुरी पठार को मेघालय पठार से पृथक करता है। याद रखना आप। इसको मैं जूम कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है अब? हाँ, इसको आप बना लो। स्वर्णरेखा पर क्या? पहाड़ी गड़जात, गड़जात पहाड़ी, गड़जात। धजारी, धजारी, धजारी। कोई भी पॉइंट पे दिक्कत है तो पूछ लेना। नहीं बना पा रहे? हाँ, ये नदियां हैं। ये हजारीबाग की पहाड़ी से एक ऊपर की तरफ जाती है, इसे उत्तरी कोयल कहते हैं, एक नीचे तरफ आती दक्षिणी कोयल कहते हैं। ये नदियां हैं जो, है ना। देखो, ये पूरा का पूरा पठार जो है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके मध्य से पहली बात तो एक नदी निकलती है, इसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी इस पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। दो बड़े बड़े इसके उपभाग हैं, एक हजारीबाग का पठार, एक रांची का पठार। ठीक है। इसके पश्चिम में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं पाट भूमि। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये। इसका एक क्षेत्र इसको बोलते हैं क्या? पाट भूमि। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया है यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे हजारीबाग की पहाड़ी है, डालमा की पहाड़ी है और धजारी पहाड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हम बात करें तो एक नदी है, इसका नाम बराकर नदी, जो दामोदर की क्या है? एक सहायक नदी है। इसी में एक छोटा पठार, इसका नाम है कोडरमा का पठार। कौन सा? कोडरमा का पठार। ठीक है। हजारीबाग की पहाड़ी से दो नदियां निकल रही हैं, एक निकली उत्तरी कोयल, उत्तरी दिशा की तरफ चली जाती है, दक्षिणी कोयल जो दक्षिणी दिशा की तरफ आ जाती है। इसकी एक इंपॉर्टेंट नदी है स्वर्णरेखा नदी, जो इसके दक्षिणी भाग में बह रही है। इस स्वर्णरेखा नदी पर जो है एक बड़ा फेमस वाटरफॉल है, इसका नाम है हुंडरू वाटरफॉल। इस पूरे छोटा नागपुर पठार के चारों ओर की कंडीशंस की बात करें तो आप देखें तो गंगा नदी घाटी उत्तर में, इसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, दक्षिण पूर्व में गड़जात की पहाड़ी, दक्षिण पश्चिम में रामगढ़ की पहाड़ी और उत्तर पश्चिम में कैमूर की पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। मुख्य रूप से ये झारखंड में, मुख्य रूप से ये कहां पर है? आंशिक रूप से हमें ये कहाँ मिलता है? कुछ भाग इसका हमें उड़ीसा मिलता है, कुछ भाग इसका हमें वेस्ट बंगाल मिलता है, कुछ भाग इसका हमें कहाँ मिलता है? आपका जो है ये कौन कौन सा बताया मैंने आपको? छत्तीसगढ़। कुछ भाग आपका छत्तीसगढ़ मिलता है। तो आप बताना, उड़ीसा में मिलेगा आंशिक रूप से, मुख्य रूप से झारखंड में। मुख्य रूप से कहां पर है ये? आंशिक रूप से कहां पर है? झारखंड में, बिहार में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में।
ये 4 राज्यों में, आंशिक रूप से और मुख्य रूप से झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसी को मालदा दर्रा जो है वो मेघालय के पठार से क्या करता है, अलग करता है। तो ये दोनों पहले एक ही बात है, ये क्रैक हुआ तो ये अलग क्षेत्र हो गया, ये अलग क्षेत्र हो गया। तो इसी का एक्सटेंशन कौन सा है, मेघालय का पठार है ना। इसके बाद अपन मेघालय पठार को ही पढ़ेंगे। अब बना लिया पूरा आपने, सबने बना लिया। चलिए अब इसकी सारी डायमेंशन पे चर्चा करेंगे और इसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, ये कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक करके इसकी बात करूंगा आपसे। सबसे पहले अपन इसके परिचय की बात करेंगे। ठीक है, परिचय। परिचय लिखेंगे आप लोग, इसका लिखना। प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत पूर्वी पठार का एक उपभाग है। किसका, पूर्वी पठार का। तो प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत पूर्वी पठार का एक उपभाग है जो एक संप्राय पठार के रूप में, संप्राय एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, अभी मैं आपको बताऊंगा। जो एक संप्राय पेनीप्लेन, अभी हम बात करेंगे। जो एक संप्राय पठार के रूप में जो एक संप्राय पठार के रूप में निर्मित हुआ है, जो एक संप्राय पठार के रूप में निर्मित हुआ है। लिख लिया, परिचय लिख दीजिए आप इसका थोड़ा सा। अब आपको लिखना है इसका क्या, निर्माण, फॉर्मेशन की बात करेंगे। निर्माण की अपन बात करें तो ये भी प्री कैम्ब्रियन काल में ही बना है। कब बना है, तो अब लिखेंगे प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में प्लेट विवर्तन की घटनाओं, कौन सी, प्लेट विवर्तन की घटनाओं एवं प्लेट विवर्तन की घटनाओं एवं नदियों के द्वारा अपरदनात्मक क्रिया से, नदियों के द्वारा एक अपरदनात्मक क्रिया से नदियों के द्वारा अपरदनात्मक क्रिया से एक संप्राय पठार के रूप में निर्मित हुआ है। एक संप्राय पठार के रूप में निर्मित हुआ है। आप कहें सर संप्राय पठार का मतलब क्या है। संप्राय पठार का मतलब होता है बच्चों ऐसा पठार जो नदियों के द्वारा अपरदनात्मक क्रिया से बनता है। जैसे पहले कभी ना कभी ये क्या है, एक बहुत ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र रहा होगा, लेकिन लगातार नदियों ने इसका अपरदन किया है। कई प्रकार की भूवार्पिक हलचलें या प्लेट टेक्टोनिक यहाँ पर क्या हुई है, हलचलें हुई हैं, जिससे दरार भी पड़ी है। यहाँ पे दरार पड़ी है, तभी तो ये दर्रा बना है, तो दरार भी पड़ी है। और साथ ही साथ इसका लगातार क्या हुआ है, अपरदन हुआ है। तो नदियों के अपरदन से जो आपका क्षेत्र बनता है उसे संप्राय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनीप्लेन या संप्राय। चूंकि पठार बना इसलिए इसको क्या नाम दे दिया। अगर और ज्यादा समतल हो जाता तो मैदान बन जाता, तो उसे संप्राय मैदान कह देती। तो कुल मिलाकर जब अपरदन क्रिया के द्वारा, अपरदन समझने में लगातार उसका कटाव, तो जब अपरदन क्रिया के द्वारा, और अपरदन किसके द्वारा, नदियों के द्वारा,
तो नदियों के जल के द्वारा जब तीव्र अपरदन होता है तो एक पठारी संरचना का जो निर्माण हुआ है उस पठारी संरचना को हम संप्राय पठार के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा पठार है बोलो? एक संप्राय पठार के रूप में नदियों के द्वारा और भूगर्भिक या प्लेट वर्तनी जलचलों के द्वारा ये निर्मित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट विस्तार की बात करें। मुख्य रूप से झारखंड राज्य में विस्तृत है, ये पहली बात तो, या मुख्य रूप से झारखंड राज्य में विस्तृत है। मुख्य रूप से झारखंड राज्य में क्या है, ये स्थित है। जबकि आंशिक रूप से, कैसे बच्चों? हाँ, जबकि आंशिक रूप से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, कोमा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थित है ना बच्चों? तो आंशिक रूप से ये हमें इन राज्यों में थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर है ये? बिल्कुल, ये बात आपको याद जरूर रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी मैं बात करूं चारों ओर की लोकेशन की। अगर इसके विस्तार में अपन चारों ओर की लोकेशन की बात करें तो आप बता सकते हैं कि पठार जो है वो आपका किन किन से घिरा हुआ है, आप बताना। ये पठार जो है गंगा नदी घाटी, राजमहल की पहाड़ी, गड़जात की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी और कैमूर जैसी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लिखेंगे यह पठार गंगा नदी घाटी, कौमा, यह पठार गंगा नदी घाटी, कौमा राजमहल की पहाड़ी, कौमा गड़जात की पहाड़ी, कौमा रामगढ़ की पहाड़ी एवं कैमूर जैसी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामगढ़ की पहाड़ी, कौमा कैमूर जैसी पहाड़ियों से यह आपका घिरा हुआ है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, टोटल एरिया बता दो। टोटल क्या बता दो इसका? एरिया। तो लिखना यहां लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। टोटल एरिया भी आप बता सकते हैं, कितना है बोलो? 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर ये आपका फैला हुआ है। क्लियर है ना बच्चों? चलिए, तो बात हमने कर ली इसके विस्तार को लेकर। बात करते हैं इसके उपभाग। बेसिकली ये जो है दो उपभागों में विभाजित है। इसका ऊपरी भाग कहलाता है क्या? हजारीबाग का पठार। इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? और इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? बोलो। रांची का पठार। चलिए, तो इस पठार का विभाजन जो है बेसिकली दो रूपों में किया जाता है। एक हमारा नॉर्दर्न पार्ट जो है जिसे अपन हजारीबाग प्लेट्यू कहते हैं, और इसका एक सदर्न पार्ट जो है इसे अपन रांची प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, बात करें चट्टानों की। किसकी बात करें? उपवाक के बाद चट्टान। तो बच्चों ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है ये कई प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। इसमें कोई एक चट्टान नहीं है, इसमें कई प्रकार की चट्टान, जैसे इसमें उत्तरी भाग है ये आपका आर्किन चट्टानों से बना है।
ये धारवाड़ चट्टानों से मिलकर बना है ना। और ये मध्य का भाग जो है ये आपका गोंडवाना चट्टान से बना है, जो दामोदर नदी घाटी वाले क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इस पूरे पठार में आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो कौन कौन सी चट्टानें मिलेगी बोलो इसमें हमें मिलेगी आर्कियन, इससे मिलेगी धारवाड़ और इसमें मिलेगी गोंडवाना क्रम की चट्टान। इस पठार की चट्टानों के बारे में आपने बता दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो नदियों की बात कर ले। नदियों की बात कर ले। इस पठार की मुख्य नदी कौन सी है बोलो? बिल्कुल, तो आप लिखेंगे इस पठार की मुख्य नदी दामोदर। इस पठार की मुख्य नदी दामोदर जो हुगली की एक सहायक नदी के रूप में प्रवाहित होती है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की। इस पठार की मुख्य नदी दामोदर जो एक हुगली की सहायक नदी के रूप में क्या होती है? प्रवाहित होती है। इस पठार की मुख्य नदी दामोदर जो एक हुगली की सहायक नदी के रूप में क्या होती है? प्रवाहित होती है। और इसकी एक सहायक नदी कौन सी है बोलो? दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बराकर। तो आप लिखेंगे तथा इसकी सहायक नदी बराकर, तथा इसकी एक सहायक नदी बराकर प्रवाहित होती है। बराकर है ना। इसके अलावा और नदियों की बात कर लें अपन यहां पर, तो हमें उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और स्वर्णरेखा जैसी नदियों का प्रवाह क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इस क्षेत्र में उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं स्वर्णरेखा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं स्वर्णरेखा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। क्लियर है? चलिए, नदियों की बात हमने कर ली है, रिवर्स की हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहाड़ियां। इस पठार में कुछ पहाड़ियां मिलेंगी। पहाड़ियों के बारे में बता दो। यहां पे मिलेगी कौन सी? हजारीबाग की पहाड़ी। यहां मिलेगी कौन सी हमें? डालमा की पहाड़ी, दजारी की पहाड़ी। हजारीबाग, डालमा और दजारी पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। डालमा ये लिखी हुई है, दजारी और हजारीबाग। डालमा ये रही, डालमा, दजारी, हजारीबाग जैसी पहाड़ियों का यहाँ पे क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए पहाड़ियों की बात हमने कर ली है। अब मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर एक क्षेत्र, इसका नाम है पाटभूमि। क्या नाम है? पाटभूमि क्या है? पाटभूमि एक यहां पर कैसी है? एक उच्च भूमि है, उठी हुई एक भूमि है। इस पठार से थोड़ा उठा हुआ एक भाग दिख रहा है, जो उसका जो शीर्ष है वो समतल है और एक टेबल जैसी आकृति में दिखता है। ये एक टेबल नुमा या मेज नुमा संरचना जैसी हमें उठी हुई भूमि दिखाई देती है। इस भूमि को हमने क्या नाम दिया है? पाटभूमि। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे ये हमारा पठार है, इस पठार से
थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी हुई कुछ भूमि दिख रही है ऐसे। इस पठार के ऊपर हमें उठी हुई कोई एक भूमि दिख रही है। इस उच्च समतली भूमि को जो मेजनुमा आकृति में दिख रही है हमें, ये मेजनुमा आकृति है कि नहीं, दोनों किनारे पर ढाल है, ऊपर थोड़ा इसका शीर्ष समतल है। तो हम कह रहे हैं इस भूमि को हमने क्या नाम दिया, पाट भूमि। इस क्षेत्र में इस भूमि को क्या नाम दिया है। तो इस साइड में कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखता है, उठा हुआ भाग, और उसका जो है शीर्ष कैसा है, समतल है, और मेजनुमा आकृति में दिख रहा है। ठीक है, तो इस पोर्शन को हमने क्या नाम दिया, पाट। तो लिखेंगे आप इसमें पाट भूमि। थोड़ा सा इस पठार के पश्चिम में, इस पठार के पश्चिम में निर्मित एक मेजनुमा आकृति की उच्च समतली भूमि, एक मेजनुमा आकृति की उच्च समतलीय भूमि को ही पाट भूमि कहते हैं। इस पठार के पश्चिम में एक मेजनुमा आकृति की उच्च समतली भूमि को ही, मेजनुमा आकृति की उच्च समतली भूमि को ही क्या कहते हैं हम लोग, पाट भूमि कहते हैं। और बच्चों यहां पर जो है हमें कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती हैं। इस पाट भूमि में कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। इन विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स को, संरचनाओं को हम जो है क्या कहते हैं, इनको एक नाम से जाना जाता है, मोनीडनोक। क्या कहा जाता है इनको, मोनीडनोक। आपसे पूछ ले कोई मोनीडनोक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, बहुत सिंपल सी बात बताना है आपको। मोनीडनोक जो है इस पाट भूमि में कठोर चट्टानी टीले नुमा संरचनाएं हैं। क्या है, कठोर चट्टानी टीले नुमा संरचनाओं को यहाँ पे क्या कहा गया है, मोनीडनोक कहा गया है। कैसे बने होंगे, सिंपल सी बात है। एक्चुअली में क्या रहा होगा, इस क्षेत्र में पहले जो है, ये क्षेत्र है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रही होंगी, काफी कठोर चट्टानें रही होंगी, उठी हुई कठोर चट्टान रही होंगी, पर्वतीय क्षेत्र जैसी। तो यहाँ पर नदियों के द्वारा लगातार अपर्दन हुआ है, नदियों द्वारा क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है। तो जहां पे बहुत ज्यादा अपर्दन हो गया वो क्षेत्र समतल हो गया है अपर्दित होकर, लेकिन जो चट्टानें बहुत कठोर रही होंगी उनका पूर्ण अपर्दन नहीं हो पाया, उनका पूरी तरह से अपर्दन नहीं हो पाया। तो हम कह सकते हैं कि कुछ चट्टानों का तो बहुत अपर्दन हो गया है तेजी से, कुछ चट्टानों का तो अपर्दन क्या हो गया, बहुत ज्यादा तेजी से हो गया है, लेकिन कुछ चट्टानों का अपर्दन जो है वो जो है नहीं हो पाया है। तो बीच बीच में टीले जैसी आकृतियां दिख रही हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, तो ये जो क्षेत्र पाट भूमि का, यहां पर ये पूरा भाग लगभग कैसा हो गया है, समतली हो गया है। किसके द्वारा हो गया है, नदियों के अपर्दन के कारण। लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ ऐसे भाग होंगे जो कठोर रहे होंगे बहुत ज्यादा, तो क्या रहे होंगे, चट्टानें बहुत कठोर रही होंगी, इनका पूरी तरह से अपर्दन नहीं हो पाया है। तो बीच बीच में हमें कुछ कठोर चट्टानी टीले दिख रहे हैं, और इन कठोर चट्टानी टीलों को अपन ने क्या नाम दिया है, मोनीडनोक। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्या है मोनीडनोक, अब बता सकते हैं आप मुझे, बोलो क्या है मोनीडनोक। तो आप बताएंगे कि इस पाट भूमि में कठोर चट्टानी टीले नुमा आकृतियों को या चट्टानों को हम क्या कहते हैं, मोनीडनोक कहते हैं, जो वास्तव में नदियों के तीव्र अपर्दन के द्वारा निर्मित हुए। ठीक है, तो नदियों ने यहाँ पे अपर्दन किया है, जिसके कारण पूरा भाग तो समतली हो गया है, अपर्दन हो गया है चट्टानों का, लेकिन कुछ कठोर चट्टानें जो पूरी तरह से अपर्दित नहीं हो पाई, वही टीले नुमा आकृतियों को यहाँ पर मोनीडनोक कहा गया। क्लियर है, तो आप पार्ट 2 में ये पॉइंट भी लिख देना, इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के चट्टानी टीले नुमा, इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के चट्टानी टीले नुमा संरचना के रूप में मोनीडनोक स्थित है। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की चट्टानी टीले नुमा, विशेष प्रकार की चट्टानी टीले नुमा संरचना के रूप में मोनीडनोक स्थित है। मोनीडनोक लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ मोनीडनोक।
चलिए, तो ये बात ही क्लियर होगी अपनी, क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करेंगे मिनरल्स की। किसकी बात करें? मिनरल्स की। बच्चों ये जो क्षेत्र है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ये अपने खनिजों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज्यादा खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो आप आंसर क्या देंगे? तो यहां पर हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं। जैसे अगर अपन बात करें आयरन, क्या बात करें लोहा, तो हमें लोहा मिलता है, लोएस्क मिलता है। और कहां से मिलता है? सिंह भूमि से। तो हमें यहां पे लोएस्क मिलता है सिंह भूमि से। है ना। इसके अलावा यहां पे मिलता है कोयला। क्या मिलता है? कोयला। कोयला मिलता है। यहां पे क्षेत्र झरिया, एक है बोकारो और एक है गिरिडीह। तो ये क्षेत्र हमें दिखते हैं जो कोयले के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन से? झरिया है, बोकारो है और गिरिडीह है। ये दामोदर नदी घाटी में ही आपको देखने को मिलते हैं, झरिया, बोकारो और गिरिडीह। ये कोयले के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते बोलो? बढ़िया। इसके अलावा यहां पर मिलता है यूरेनियम। क्या मिलता है? यूरेनियम। यूरेनियम भी मिलता है हमें यहां पे। और जो यूरेनियम मिलता है वो कहां से मिलता है? जादूगोड़ा। कौन सा क्षेत्र है? एक क्षेत्र है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा से हमें यूरेनियम मिलता है ना। जादूगोड़ा लिखूं क्या? दोबारा लिख देता हूं, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। इसके अलावा यहां से मिलता है अब्रक। क्या मिलता है? अब्रक। जो कहां से मिलता है? कोडरमा। कोडरमा के क्षेत्र से अब्रक मिलता है। तो इस छोटा ने पठार में अब्रक भी मिलता है। अब्रक, कोडरमा, कोडरमा, है ना। यहां पर हमें जो है स्वर्ण, गोल्ड के प्लेचर भी मिलते हैं, स्वर्ण निक्षेप भी मिलते हैं, सोने के निक्षेप भी मिलते हैं। ये जो स्वर्णरेखा नदी है ना, इसके पानी में ही कुछ धागेनुमा संरचना निकलती है सोने की। तो वास्तव में ये स्वर्णरेखा नदी जो है इसलिए ना जानी जाती स्वर्णरेखा, तो यहां पर धागेनुमा गोल्डन प्लेचर निकलते हैं, स्वर्ण निक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप बिल्कुल, इस नदी के द्वारा सोने का निष्कर्षण भी किया जाता है। तो स्वर्ण निक्षेप के रूप में स्वर्णरेखा नदी। ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स आपको बता देना है। इसलिए हमें कह सकते हैं ये पठार हमारा बहुत ज्यादा फेमस है। किसके लिए? खनिजों। तो खनिजों कितने पॉइंट हो गए? 7-8 तो हो गए होंगे। चलिए अब लिख लो महत्व। क्या लिख लो? महत्व। इसका महत्व। बच्चों छोटा नागपुर पठार के महत्व बहुत सारे हैं, एक ही करके हमें बताना है। सबसे पहला महत्व ये है बच्चों, यहां पर है एक औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? कौन सा? जमशेदपुर। क्या नाम है? आप कह रहे हैं औद्योगिक प्रदेश, तो मैं ही कह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कौन सा है? जमशेदपुर है। कौन सा है? अभी हाल ही में निधन हुआ किनका? बिल्कुल। तो उन्हीं के क्या थे? ये आपके ग्रैंडफादर रहे। तो कहीं ना कहीं जमशेद जी टाटा जो है, जमशेद जी टाटा, वो वास्तव उन्हीं के नाम पर यहाँ पे एक शहर बसाया गया है जिसका नाम है जमशेदपुर। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जमशेदपुर। और ये जमशेदपुर जो है ना, अपने आयरन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पे स्टील की बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, इसलिए भारत की स्टील सिटी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं?
तो भारत का इस्पात शहर या भारत की स्टील सिटी कौन है? जमशेदपुर है। आई बात समझ में? और जमशेदजी टाटा को भी क्या कहते हैं? स्टील मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं, स्टील मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन तो उन्हें कहते हैं, किनको? सरदार पटेल को कहते हैं। इनको कहते हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक बार एमपीएससी ने प्रश्न पूछा भी है ये। ठीक है, अभी शायद 2021 या 22 में ये प्रश्न आया था प्रीलिम्स में कि भारत के जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने थे। एक नाम था क्या? जमशेदजी टाटा। एक नाम था लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल का भी नाम था, आपने सुना होगा। नहीं सुना लक्ष्मी मित्तल का नाम? वो भी। तो ऐसे 2 नाम और थे, यानी टोटल 4 नाम थे। आंसर क्या लगाना है आपको? जमशेदजी टाटा। अच्छा, ये इनका पूरा नाम है जमशेदजी ईरानी। क्या नाम है? टाटा तो एक इनकी उपाधि है, लेकिन वास्तव में इनका सरनेम है ईरानी। ये पारसी समुदाय से हैं। किससे हैं? पारसी। आपने पारसी समुदाय है ना, जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे। एक उसका नाम सुना होगा आपने, किसका? स्मृति ईरानी। सुना है? बिल्कुल, वो भी क्या है? पारसी समुदाय से ही है। एक और नाम सुना हो आपने, कौन सा? बोमन ईरानी। एक एक्टर बोमन ईरानी, नहीं सुना आपने? फिल्मों में आता है बोमन ईरानी। नहीं सुना आपने? मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, उसमें जो डॉक्टर बना है। 3 इडियट तो देखी होगी, उसमें जो बना है कौन? हाँ, उसको क्या कहते हैं वो लोग? उसे कुछ नाम दिया है उन्होंने उस मूवी में, वायरस। वायरस ही कहते। हाँ, उसको वायरस कहते थे, चढ़ जाता था वो। ठीक है, तो बिल्कुल, तो वास्तव में ये जो है जमशेदजी ईरानी, ये भी क्या है? आपके पारसी समुदाय से हैं, याद रखिए आप लोग। एक और नाम सुना आपने, दादा भाई नौरोजी, हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वो भी पारसी समुदाय से थे। वो भी कौन से थे? पारसी समुदाय से। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल, तो ये जो है जमशेद, और इनको बहुत अच्छा इसलिए माना जाता है कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत काम किया है, अपने इंडिया के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इसलिए इनको जो है हम कह सकते हैं भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में गिना जाता है। किनको? चाहे तो रतन टाटा हो, चाहे जमशेदजी टाटा हो, इनकी पूरी फैमिली ने भारत के लिए बहुत काम किया है। इन्होंने बड़े बड़े होटल्स लगाए हमारे देश में। आपने सुना होगा ताज होटल, कौन सा? इन्हीं का है। अंग्रेजों के समय पे भारतीय लोगों को जो है सम्मान नहीं मिलता था, कोई भी होटल में उनको घुसने नहीं देता था। 5 स्टार होटल में उनको कोई जाने नहीं देता था, बोलते ये काले लोग हैं, इनको नहीं सम्मान मिलना चाहिए। तो जमशेदजी टाटा ने एक अच्छा होटल बनाया, बोले मैं आप लोगों से भी अच्छा होटल बनाऊंगा जिससे भारतीय लोग आ सकेंगे। तो उन्होंने ताज होटल बनाया, और इतना शानदार बनाया कि अंग्रेज भी कह रहे कि यार क्या होटल है। आई बात समझ में? तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। भारत में जो है इन्होंने टाटा कंपनी की स्थापना करी, और साथ ही साथ टाटा कंपनी ने भारत के उद्योग जगत में बहुत अच्छा नाम कमाया। भारत की इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट्स थी, रोजगार दिए बहुत सारे लोगों को, डेवलपमेंट का काम किया, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये जमशेदजी टाटा जी ने बहुत अच्छे काम किए। क्लियर हो गया? याद रखिए। ठीक है, तो लिखिए पहला महत्व, भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों में जमशेदपुर स्थित है। भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर जमशेदपुर, या औद्योगिक प्रदेश, ऐसे लिखना, भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जमशेदपुर स्थित है। भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा? जमशेदपुर स्थित है। ब्रैकेट में लिख देना, भारत की इस्पात राजधानी। इसे क्या कहते हैं? भारत की इस्पात राजधानी कहते हैं। अच्छा, इसकी तुलना की जाती है, किससे की जाती है? बोलो। इसकी, जमशेदपुर की, इसकी तुलना करते हैं पिट्सबर्ग से। किससे करते हैं? भारत का पिट्सबर्ग। पूछा जाता है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? पिट्सबर्ग जो है यूएसए का एक शहर है, वो भी स्टील के लिए जाना जाता है, इसलिए इसकी तुलना अपन उससे करते हैं। तो इसे भारत का क्या कहते हैं? पिट्सबर्ग भी कहते हैं। प्रीलिम से पूछ लेगा आपसे कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, तो आंसर क्या लगाओगे? जमशेदपुर। ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। चलिए, पहला मैथ क्लियर हो गया। दूसरा मैथ, बच्चों ये बहुत ज्यादा खनिजों से संपन्न है, ये बहुत ज्यादा खनिजों से संपन्न है, और इसमें कोयला बहुत ज्यादा निकलता है। तो इसकी तुलना एक क्षेत्र से की गई है, और वो है रूर। क्या है? जर्मनी का एक प्रदेश है रूर, वो भी बहुत ज्यादा अपनी जो है कोयले प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। वहां पे एक नदी है राइन, राइन की एक सहायक नदी है रूर। तो रूर के आसपास का पूरे क्षेत्र है ना, वहां पे कोयला बहुत निकलता है। क्या निकलता है? कोयला बहुत निकलता है। इसलिए इस क्षेत्र की तुलना हम जो है जितने भी इतिहासकार हैं या भौगोलिक वेदता है, उन्होंने तुलना इसकी करी है किससे? रूर प्रदेश से। तो भारत का रूर किसे कहते हैं? प्रश्न आएगा, छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। तो आप लिखेंगे अत्यधिक खनिज संपन्नता के कारण इसे भारत का रूर भी कहते हैं।
अत्यधिक खनिज संपन्नता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? भारत का। एक चीज तो अपन इसमें भूल ही गए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चोटी। हाँ, वो मैंने आपको बता ही नहीं पाई। एक चोटी यहाँ पे पारसनाथ, 1365 मीटर इसकी क्या है। एक अलग से पॉइंट ऐड कर देना, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, 1365 मीटर। मैथ में तो ऐड करना, इसको अलग से ऐड करना पॉइंट्स में। जो हमने डायमेंशन बनाई ना, उनमें एक डायमेंशन और बना देना, सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ। हाँ, वही तो बताएंगे, अभी मैथ में आए तभी तो मुझे याद आया एकदम से। हाँ, यहाँ पे एक छोटी है, इसका नाम क्या? पारसनाथ। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। अब महत्व लौट के आ जाते हैं फिर से बच्चों। यहां पर जैनों का पवित्र तीर्थ धार्मिक स्थल कौन सा? संवेद शिखर। कौन सा? जो इस पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखना, यहां पर एक फेमस प्लेस है, कौन सा? संवेद शिखर। कौन सा? कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ ने यहीं पर तपस्या करी। जैनों के कौन से नंबर के? जैनों के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 23वें। बिल्कुल सही बात है, जैनों के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम या इस चोटी का नाम पार्श्वनाथ रखा गया है। और यहीं पर एक संवेद शिखर। कौन सा? तो ये संवेद शिखर जो है ना, बहुत सारे, अभी ये चर्चा में भी रहा था, अभी काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो कई प्रकार की बैड एक्टिविटीज करते हैं, सिगरेट पीना या बहुत सारे ड्रिंक व्रिंक करना इस क्षेत्र में कर रहे थे। तो जैनों ने इस पे क्या लिया? एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा एक पवित्र क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसी गतिविधियों को रोका जाए, है ना। यहाँ पर अनैतिक गतिविधि जो होती हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था को क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है। और ऐसे क्षेत्रों को पवित्र उपवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र उपवन। उपवन मतलब एक जंगली क्षेत्र ही है, एक पहाड़ पर, है ना। लेकिन ये चूंकि पवित्र क्यों है? क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, धार्मिक भावनाएं, है कि नहीं। तो उनकी धार्मिक भावना जुड़ी है, तो ऐसे क्षेत्रों को पवित्र उपवन कहते हैं। सरकार इनको संरक्षित करती है। सरकार क्या करती है इनको? तो बिल्कुल इसको प्रोटेक्ट कर रही है सरकार। आने वाले समय में यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जो कहीं ना कहीं जैनों के, जैन समुदाय के किसी भी भावना को क्या करे। कोई जैन है इसमें क्लास में? नहीं है, तो बिल्कुल, तो धार्मिक भावनाओं को क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? नहीं है, जबरदस्ती मत बनाओ किसी को। पूछ रहे नहीं हो तुम? ठीक है, जब नहीं है तो नहीं है, क्या करें। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो जैनों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं कोई भी नुकसान ना पहुंचे, तो सरकार इसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसका महत्व आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? संवेद शिखर। तो आप लिखेंगे जैनों का पवित्र धार्मिक स्थल संवेद शिखर स्थित है। जैनों का पवित्र धार्मिक स्थल संवेद शिखर स्थित है। लिख देता हूं संवेद, मैं भी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, संवेद है, संवेद, संवेद नहीं है, संवेद, संवेद शिखर, संवेद, संवेद, संवेद नहीं, संवेद, संवेद शिखर स्थित है। ठीक है, चलिए, तो ये भी मैं तो आपने लिख दिया यहां पर। इसके अलावा यहां पर जो है भारत की महत्वपूर्ण नदी है दामोदर। इस पर भारत की सबसे पहली विद्युत परियोजना कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो आप लिखेंगे इस क्षेत्र में जल विद्युत हेतु दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ है। जल विद्युत हेतु कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना का क्या हुआ है? विकास हुआ है। दामोदर नदी घाटी परियोजना। यहां पर कुछ बांध बनाए हैं, इसमें लिखना नहीं है, मैं आपको बस बता देता हूं। यहां पर इस नदी घाटी के अंदर बांध बनाए गए हैं। उन बांधों के नाम है कोनार, तिलैया, पंचेत। कौन से? कोनार, तिलैया और पंचेत जैसे बांध बनाए गए हैं दामोदर उसकी सहायक नदियों के ऊपर। और इस पूरी परियोजना को बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। 1948 में ये क्या की गई? स्टार्ट की गई थी, है ना। ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी से प्रेरित है। किससे? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी से प्रेरित है। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो वास्तव में इस क्षेत्र में बनाई गई। कौन कौन सी बांध है? कोनार, तिलैया,
और पंचित जैसे बांध इस नदी घाटी परियोजना के अंदर बनाए गए। अगला महत्व, एक महत्व और लिख दीजिएगा बच्चों, प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से फेमस है ये। क्यों? क्योंकि यहां पर है हुंडरू, कहां गया, ये रहा हुंडरू जलप्रपात। तो यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो स्वर्णरेखा नदी पर दिखाई देता है, जो प्राकृतिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो आप लिखेंगे प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से हुंडरू जलप्रपात स्थित है। प्राकृतिक या नेचुरल टूरिज्म के लिए फेमस है। तो बस तो लिख देंगे आप लोग इसके महत्वों को, कोई दिक्कत इसमें, लिख सकते हैं आसानी से। अब बात कर लें चुनौती की, किसकी बात कर लें, चुनौती की। चैलेंजेस क्या है, क्या चुनौती भाई इस क्षेत्र में, चुनौती चुनौती इस क्षेत्र में। तो पहली चुनौती जो सबसे बड़ी चुनौती वो क्या, अरे हर बार अवैध खनन नहीं करवाओ क्या, कुछ और भी कर लो। इस बार चुनौती नक्सलवाद की, किसकी, बहुत बड़े एरिया में नक्सलवाद है यहाँ पर, क्या है, तो आप लिखेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये नक्सलवाद क्या है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कि नहीं कहेंगे, तो फिर बताइए क्या है नक्सलवाद और क्यों ये चुनौती है, बता सकते हैं आप लोग मुझे नक्सलवाद क्या है। संगठन है, नहीं, देखो नक्सलवाद और आतंकवाद दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक टेररिज्म और एक नक्सलाइट, दोनों एक ही है कि अलग अलग, अलग अलग कैसे, नक्सलवाद एक आंतरिक समस्या है जबकि आतंकवाद एक बाह्य समस्या, वो बाहर से आ रही है अंदर से हो रही है। दोनों ही हमारी एकता अखंडता और हमारे देश के विकास में बाधा है। दोनों ही क्या है, हिंसात्मक गतिविधियों का एक सामूहिक प्रयास है। मतलब हमारे देश में हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं, चाहे तो आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो। ऐसी घटनाओं को हम पूरी तरह से क्या करते हैं, निंदा करते हैं कि इस प्रकार की घटना हमारे देश में ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो जानना चाहिए आखिर में ये क्या है, क्यों जन्मी है और ये कहां कहां पर है और इसको कैसे अपन कम कर सकते हैं, है कि नहीं। भाई आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में कि बताइए नक्सलवाद से क्या समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहना कि नक्सलवाद जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कई प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। नक्सलवाद जो है ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से उत्पन्न होने वाली क्या एक समस्या है। आप कहेंगे सर ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से उत्पन्न होने वाली समस्या है, तो आखिर में क्या है, तो आप कहना वास्तव में ये जो समस्या है ये प्रारंभिक रूप से देखा गया कि जो जमींदार हुआ करते थे वो किसानों का मजदूरों का शोषण करते थे। तो लगातार शोषण करने के कारण क्या हुआ, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध इतना हो गया कि वो हिंसात्मक गतिविधियों बदल गया। सिंपल सी बात है, आप किसी भी गरीब को बहुत ज्यादा परेशान करोगे, बहुत ज्यादा परेशान करोगे तो एक समय पे वो क्या करेगा, हथियार उठा लेगा, नहीं उठा लेगा कि अब आ जाओ, है कि नहीं भाई। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था यहां पर। पहले क्या होता था, बंधुआ मजदूरी सुनी होगी आपने, तो बंधुआ मजदूरी करवाते थे, काम भी करवा रहे, पैसा भी नहीं दे रहे, है ना, जातिगत सम्मान नहीं कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति थे चारू मजूमदार, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने कहा कि अगर आपके अधिकार नहीं मिल रहे तो आप क्या करो, अपने अधिकारों को छीनो। तो उन्होंने हथियार उठा लिए और जमींदारों से जबरदस्ती अपने अधिकारों को छीना। गलत था कि सही था, बताओ। अगर आपको कोई परेशान करे तो आप उसको थप्पड़ दे दो, कहीं ना कहीं एक तरफ से देखे तो सेफ्टी के लिए तो सही है, नहीं तो हमें निपटा देगा सामने वाला। लेकिन गांधी जी के भारत में इसका कोई भी स्थान नहीं है। गांधी जी का जो सपनों का भारत है उसमें हिंसा की कोई जो है ही नहीं। प्लीज, आपको पता है कि नहीं पता ये वाली बात। गांधी जी जो कहते थे वो कहते थे कि हिंसात्मक रूप से कोई भी कार्य करना है जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन जब चरम पे था तो ये छोटी सी घटना हुई, कौन सी, उस कांड के कारण क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया, जबकि सब लोगों ने निंदा करी गांधी जी की कि सब लोग जोश में थे, आजाद हो जाते हम लोग, क्यों ले लिया वापस, क्यों ले लिया बता सकते हैं।
इस बात पे अपन कल चर्चा करेंगे, मैं आपको कुल बताऊंगा, और फिर नक्सलवाद पे भी कल चर्चा करेंगे अपन डिटेल में। हाँ टाइम हो गया, तभी तो दिक्कत हो गई है। हाँ टाइम अभी कहाँ है बेटा, टाइम 11:10 हो गए, 11:15 से मेरी क्लास है, ठीक है। और फिर नक्सलवाद एक थोड़ा बड़ा टॉपिक, कल मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। कल मैं इस पर बात करूंगा, ठीक है।